ठीक है गाइस, चलो अब प्लानिंग ऑफ द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. प्लानिंग ऑफ द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अकर्स अर्ली इन द ऑडिट प्रोसेस. ठीक है, बहुत ध्यान से, मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जितनी बार आएगा तो आपको ध्यान रखना है ना. अर्ली इन द ऑडिट प्रोसेस, बहुत ऑब्वियस है अर्ली होगा. However, planning in nature, timing and extent of the specific further audit procedures depends on the outcome of those risk assessment procedures. ठीक है ना, वो पोल कह रहा है रिस्क असेसमेंट के बेस पे ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड होते हैं. ठीक है, हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना. फिर in addition, auditor may begin the execution of further audit procedure for some class of transaction, account balance and disclosure before planning all remaining further audit procedure. समझ में आ रहा है ना. मतलब काम स्टार्ट करने के लिए पूरी प्लानिंग कंप्लीट होनी जरूरी नहीं है. कंपलसरी नहीं है ना. बोलो गाइस, क्लियर है ये? हेलो हेलो. है ना. ठीक है. ठीक है, अब स्टार्ट होगा. हाँ बेटा, हाँ बोलो. देखो क्या है ना कि जैसे अब मान लो कि तुम्हारी पढ़ाई की प्लानिंग बोले, समझना रहे, तो तुम ऐसा करते हो क्या कि पूरी प्लानिंग शुरू में कर ली फिर बाद में सीधे एग्जीक्यूशन सिर्फ होता है, या शुरू में भी करते हो और फिर ड्यूरिंग द पीरियड भी पढ़ाई के साथ साथ भी प्लानिंग जो है वो चलती जा रही है. समझ आ रहा है? तो बस वैसे ही है, एक प्लानिंग शुरू में तो होती है, समझ आ रहा है, बाकी जैसे जैसे ऑडिट बढ़ता जाता है वैसे वैसे थोड़े आगे के लिए अपन प्लान बनाते जाते हैं. ऐसा समझी? है ना. ठीक है, चलो अब नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस. Knowledge of the client's business. It is one of the important principles in developing the overall audit plan. In fact, without adequate knowledge of the client's business, a proper audit is not possible. हेलो हेलो हेलो, क्या बोल रहे हो? नॉलेज के बिना प्लानिंग नहीं है पॉसिबल, है ना. प्रॉपर ऑडिट ही पॉसिबल नहीं है, वो कह रहे हैं. अपन सिर्फ मेन बातें हाईलाइट करेंगे, है ना. तो इन डेवलपिंग ओवरऑल ऑडिट प्लान, नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस जो आप डेवलप कर रहे हो, क्लियर है? ठीक है. तो बाकी उसने और इंपॉर्टेंस देते हुए बोला कि भैया देखो बिना नॉलेज के ऑडिट ही नहीं कर पाओगे तुम. ठीक है भाई, कोई बात नहीं, समझना रहे. अब ऐसे 315 जो है, जो क्या बोलता है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग, ये नाम है उसका, ऐसे 315 का, ये यहां तक नाम है. इन्वर्टेड कॉमर्स में है ना, ये नाम है बेटा. समझ आ रहा है? तो ये कह रहा है कि भैया देखो, एक तो रिस्क असेस करो. समझना रहे, रिस्क कैसे असेस करोगे? एंटिटी को अंडरस्टैंड करके, उसके एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करके. ठीक है ना. रिस्क का पता लगाओ और रिस्क कितना बड़ा है ये पता लगाओ. बोले भाई, ये बात क्लियर है? हेलो 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 हेलो, है ना. तो द ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग, है ना. क्या क्या चीजें, ये बेटा एक तरीके से हमारा चालू हो चुका है 315. याद रखना बेटा, ऐसे 315 का डिस्कशन है. ऐसे 315 इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल स्टैंडर्ड्स ऑफ योर कोर्स. समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है ना.
तो ये सबसे टेक्निकल है, इसीलिए इसके बेस पे ऑडिट का व्यू मत बनाना। समझ में आ रही है बात? समझ में तो 100% आएगा, ठीक है ना, लेकिन ऐसा लगेगा अरे यार कितना डिटेल है, कितना क्या है। सिर्फ 315 ऐसा है, समझ में आ रहा है? बाकी अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तुम्हारे लिए बहुत आसान होता जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने हिम्मत छोड़ दी शुरू में कि भैया ये तो बहुत मतलब डेप्थ में जा रहा है या ये वैसा जा रहा है, तो फिर एंड की जो मतलब आसान चीजें हैं ना, वो आपको नहीं समझ में आएगी। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा बेटा। समझ में आ रहा है? अभी शुरू में स्टार्ट में एक साथ पूरा डिस्कस होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कई बार। ऑडिट एक्चुअली में पूरा एक यूनिट है, समझ में आ रहा है? तो जब वो शुरू में बताना चालू करता है तो एक सेंटेंस में 10-10 वर्ड ऐसे हो सकते हैं जो आगे से रिलेटेड है, तो अपने को शुरू में रुक करके पूरे 10 वर्ड समझने पड़ते हैं, लेकिन उसमें से 8 वर्ड ओवर द पीरियड रिपीट ही होने वाले हैं। तो आपको थोड़े टाइम तक 2 वर्ड नए सीखने, और उसके बाद सिर्फ इंटर रिलेशन करना है। मतलब आपकी वोकैबुलरी तब तक सेट हो जाएगी, समझ में आ रहा है? जब तक हम समझ लो 20-25% कोर्स करेंगे आपकी वोकैबुलरी सेट हो जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि इजीएस्ट पड़ेगा ये आपको, बिल्कुल इजीएस्ट। यानी आपको समझने में तो कोई इशू 1% का होने वाला नहीं है, समझ में आ रहा है? मार्क्स के लिए भी जो है वो अपन डिस्कशन जो है वो कर लेंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? वैसे मैंने इस बार इंस्टॉल किया जो सिस्टम, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मार्क्स भी उसमें दिक्कत नहीं जाएगी आपको, है ना? ठीक है, चलो देखो, तो हम प्लानिंग के समय इंडस्ट्री को समझ रहे हैं, हम प्लानिंग के समय क्लाइंट के बिजनेस को समझ रहे हैं। तो कौन सी इंडस्ट्री में, जूते बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, समझ में आ रहा है? फर्नीचर बेचते हैं, करते क्या है, कौन सी इंडस्ट्री है, कौन से लॉज लगते हैं इन पर, कौन सा फ्रेमवर्क लगता है। फ्रेमवर्क मतलब शेड्यूल 3, अगर कंपनी होती है तो शेड्यूल 3 लगता है, इंश्योरेंस है तो उसका अलग फॉर्मेट है, बैंकिंग है तो उसका अलग फॉर्मेट है बेटा। आ रहा है समझ में? तो एप्लीकेबल फ्रेमवर्क कौन सा है, क्लियर है गाइस? हम एंटिटी के बारे में जान रहे हैं बेटा, हम एंटिटी के बारे में जान रहे हैं, क्लियर है गाइस? देखो क्या बोल रहे हैं इसका एग्जाम्पल में, ठीक है, एक सेकेंड है ना, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल में क्या बोला इसमें, तो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, ठीक है ना, इंक्लूडिंग डिमांड, कैपेसिटी, प्रोडक्ट एंड प्राइस कंपटीशन एज वेल एज साइक्लिकल और सीजनल एक्टिविटी। मुझे बताओ कि हाउ वुड इट रिलेट टू योर ऑडिट? अगर अपन करना चाहें तो कैसे रिलेट होगा, ये जान के क्या कर लेगा ऑडिटर? तो मेरी बात समझना, है ना, मैं थोड़ा मतलब कंटेंट चाहिए मुझे सुनने के लिए, बात तो सही है, लेकिन थोड़ा कंटेंट चाहता हूं मैं, रेलेवेंट वाला। जैसे फॉर एग्जांपल कि मतलब ऑडिटर गया किसी क्लाइंट पे, तो वो उसको करना है फाइनेंशियल चेक, तो वो ये क्यों पता कर रहा है कि डिमांड, कैपेसिटी, प्रोडक्ट, प्राइस, कंपटीशन और ये सब क्या है, क्यों पता कर रहा है ये? इसका कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल? हम्म ठीक है, मतलब और ज्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर सकते हो। जैसे कैपेसिटी है उसकी, भाई अब तुमने देखा कि सेल इतनी हो रही है और हम देख रहे हैं कि भाई मशीनरी कैपेसिटी तुम्हारे पास इतनी नहीं है, तो हमको फाइनेंशियल का अंदाजा लगेगा, समझ रहे? क्रॉस वेरिफिकेशन, बिल्कुल वही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, ठीक है ना, कि हमको डिमांड का पता लगेगा कि इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी है, इन कंपनी के, इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कितनी है, समझ में आ रहा है? प्राइस कंपटीशन है तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं ना कि भैया ये प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट तो कर नहीं सकता, तो अगर उसने किसी को उल्टे पुल्टे प्राइस पे दिया तो मुझे पता है कि ये कौन सी एंटिटी से बिलोंग करता है। मतलब ना, आपको नॉलेज लेने के लिए आप समझ लो कि आप बस जानते जाओगे एंटिटी के बारे में, और आपको कहां वो हिट करेगा कुछ पता नहीं है, समझ में आ रहा है? कौन सी चीज में गड़बड़ है उसके लिए आपके पास दसों हजारों चीज है, मतलब समझ में आ रहा है, दसों हजार चीजें जिसमें गड़बड़ी हो सकती है। तो आप बस जानते जाते हो कौन सी चीज कैसे रिलेट करेगी एक्चुअल लाइफ में, ये यू नेवर नो, समझ में आ रहा है? तो आप जानते जा रहे हो कि भैया कैसे चलता है बिजनेस, सप्लायर कस्टमर के रिलेशनशिप कैसे हैं,
है ना, कौन से टाइप के सप्लायर हैं, जैसे रिलेटेड पार्टी है, या यूनिफाइड बाइंग ग्रुप का मतलब क्या है कि खूब सारे लोग बल्क में परचेज करते हैं, समझ रहे, ठीक है, एंड द रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स विद दोज एंटिटीज, ठीक है ना, बिजनेस का नॉलेज गेन कर रहे हैं। रिलेटेड पार्टी है तो बस बत्ती जल जाएगी। ऐसे 550 है जिस पर अपन पढ़ेंगे कि रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड क्या क्या चेकिंग करनी है। हमारा मकसद याद रखना बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुक नहीं होने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर कुकड है तो गड़बड़ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर कुकड है तो गड़बड़ है। और हर वो चांस, समझ में आ रहा है, जिससे कि इसकी पॉसिबिलिटी आती है, जहां पर भी छुपाने के रास्ते हो सकते हैं, वो सारे ऑडिटर को पता होने चाहिए। हर एक को बहुत डिटेल में नहीं खंगालेगा वो, लेकिन उसको अगर पता होगा तो कहीं ना कहीं उसको शक हो सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है, सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सच एज कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड, एनर्जी सप्लाई कॉस्ट से रिलेटेड, है ना, तो ये सब उसको पता होना चाहिए। द इफेक्ट ऑफ रेगुलेशन ऑन एंटिटी ऑपरेशन, है ना, कि भैया ये जो कानून के वो आए नए नए, उसका क्या प्रभाव पड़ा इन पर। बोलो गाइस, ये बात क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, है ना, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ये हाँ बोलिए। बिल्कुल सही, मैं बोलते रहा हूँ, ऑलमोस्ट मतलब 1000 प्रकार की चीजें पता लग जाएंगी उसको, इतनी चीजें पता लग जाएंगी, कौन सी कहाँ रिलेट कर जाए कुछ कह नहीं सकते। हाँ, और क्या बोल रही थी तुम? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन्हीं चीजों को आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हैं, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप याद रखना, ठीक है ना, कि मेन कंटेंट क्या है। फिर अगर मान लो कोई छोटा क्वेश्चन आपको ज्यादा मार्क्स का आ जाता है ना, तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप यूज कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट केस स्टडीज, आ रहा है समझ में। अब वो डिपेंड करेगा कि किस तरह से एग्जाम में नीड होगी, तो उस हिसाब से आप करोगे, ठीक है ना। अब आगे क्या बोल रहा है, नेचर ऑफ एंटिटी। तो पहला पॉइंट याद रखना, मेन क्या है, मेन है ये ये मेन पॉइंट है, और ये है उसकी डिटेलिंग, आ रहा है समझ में। देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना, समझना है, जब आप प्रैक्टिकली इस पर थोड़ा सा देखोगे, तब आप इसकी गहराइयों को नाप पाओगे। अभी इसके बारे में डिस्कशन करना है तो सिर्फ इन 3 पॉइंट्स पे, इनफैक्ट ये 3 भी कोई एग्जॉस्टिव तो है नहीं, समझना है, सिर्फ इस पॉइंट पे 1 हफ्ते डिस्कशन चल सकता है, 1 हफ्ते आराम से, समझना रहा है। तो वो बहुत श्रिंक करके चीजें आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है, तो ठीक है ना। चलो फिर क्या है, नेचर ऑफ एंटिटी। तो आपने इंडस्ट्री देख ली, एंटिटी का नेचर देख लिया, इसके ऑपरेशंस देख लिए, ओनरशिप गवर्नेंस स्ट्रक्चर, मतलब कि इक्विटी से है फाइनेंस, लोन से है, समझ रहा है, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, फॉरेन होल्डिंग है, क्या है मतलब ओनरशिप और गवर्नेंस स्ट्रक्चर। किस तरीके की इन्वेस्टमेंट एंटिटी कर रही है, किस तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स इन स्पेशल पर्पस एंटिटीज, आ रहा है समझ में। The type of investments that the entity is making and plans to make, including investments in special purpose entities, and the way the entity is structured and how it is financed. Clear है guys? ये मेन पॉइंट्स हैं नेचर ऑफ एंटिटी, उसके ऑपरेशंस, ओनरशिप, ठीक है ना, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट और स्ट्रक्चरिंग, ठीक है ना। इससे ऑडिटर क्या करेगा, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर टू बी एक्सपेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसको एक अंदाजा लग जाएगा कि फाइनेंशियल्स में जनरली ये चीजें होंगी, और प्रैक्टिकली सिंस वो फाइनेंशियल पहले ही देख चुका होता है, तो यहीं पर उसको पहला सेटिस्फैक्शन जो है वो मिलने लग जाएगा। अरे समझ, अगर उसने फाइनेंशियल देखें तो ब्रॉड लेवल पर उसने पीएनएल देख लिया है, ब्रॉड लेवल पर उसने बैलेंस शीट देख ली है,
तो ओनरशिप स्ट्रक्चर वगैरह में उसको समझ में आ जाएगा। जैसे एंटिटी का फाइनेंशियल्स देखें तो वो बात करेगा। ये सारी बातें जो है ना, ये सब बातचीत से पता लगेंगे, उसको थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन से पता लगेंगे। समझ में आ रहा है? ये जो रेलेवेंट इंडस्ट्री और ये सब है ना, तो ये हर एक चीज जा करके किताबों में चेक करने की नीड नहीं होती है। समझ में आ रहा है? इसके लिए तो क्या होता है कि जब आप ऑडिट पे जाते हो तो पहली बार क्लाइंट विजिट करते हो, है ना, तो उससे बैठ करके जब आप बातें कर रहे हो तो यही सब बातें करो। इससे मतलब एक्चुअली आपको अगर एक्सपीरियंस है ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि पहले वर्ड से आप काम की बातें चालू कर सकते हो और क्लाइंट को लगेगा कि वो जनरल बातें कर रहा है। देखो मेरी बात समझना, एक्चुअली में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, समझ में आ रहा है, बहुत ध्यान से समझना। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि अरे यार हम भी चार्टर्ड है तो वो भी तो चार्टर्ड है, उसको तो पता होगा ये सारी चीजें। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ कि बेटा नहीं पढ़ता कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है? सब आधे पौने नॉलेज में तो आप बन जाते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ में आ रहा है? इतनी डिटेल में जाने की वैसे वगैरह की नीड नहीं होती है। समझ में आ रहा है? तो जब आप बात करते हो, ठीक है ना, तो उसके मतलब मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि अगर आप बिल्कुल टेक्निकली बिल्कुल सॉलिड हो ना, समझ में आ रहा, तो वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे उसमें। समझ में आ रहा है कि आप कैसे चेक कर रहे हो या क्या चेक कर रहे हो। हर फर्म का भी अपना अपना अलग तरीके का स्ट्रक्चर होता है। मतलब ऑडिट जो है ना, वो पूरे इंडिया में मैक्सिमम फर्म्स जो है वो सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। यानी जो ब्रॉड स्ट्रक्चरिंग है वो सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये जो टेक्निकल, ये जो डिटेलिंग वाली है ना, ये कोई फॉलो नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है? सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि क्लाइंट में इस तरीके से हो। कुछ जगह होता है कि भैया सीधे जाके काम ही चालू कर दिया, कुछ जगह होता है कि भैया अभी देख रहे हैं, सोच रहे हैं। समझ में आ रहा है? कुछ जगह वो बात कर रहा है तो बिल्कुल जनरली बात कर रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई कि वो मेन ऑडिटर या सीनियर खुद से बात नहीं कर रहा, तो वो जाके बोलेगा आर्टिकल से या किसी से कि भैया बात कर लेना, उससे क्लाइंट से बात कर लेना। तो अब वो क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो वो जनरली कर रहे हैं। समझ रहा है? कर कई बार आर्टिकल भी इस तरीके के होते हैं। जैसे उसमें होता था, हम लोग जाते थे भाई जब यहाँ थे, है ना, डेलोइट में, तो अब सेनाइजर का ऑडिट है। सेनाइजर का ऑडिट करने गए तो जो आर्टिकल है उसको सेनाइजर के हेडफोन चाहिए थे। समझ में आ रहा है? तो वो ऑडिट करते समय जब वो बात कर रहा था तो वो सिर्फ यही सोच रहा था कि किसी एम्प्लॉय से सेटिंग हो जाए। समझ में आ रहा है? तो क्या हो, एम्प्लॉय कोर्ट में ले लेंगे तो सस्ता पड़ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स फिर किस तरीके से डायरेक्ट होंगे, तो बड़ी सारी चीजें होती हैं। क्लियर है बेटा? हेलो हेलो हेलो। बाकी हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ द रिलेवेंट इंडस्ट्री और ये नेचर ऑफ एंटिटी में ऑपरेशन, ओनरशिप स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है बेटा? हेलो हेलो हेलो। हाँ, इन्वेस्टमेंट इन स्पेशल पर्पस एंटिटी बेटा, तुम अगर एक कंपनी देखोगे ना बड़ी, समझ आ रहा है, तो उसका एक इन्वेस्टमेंट, वो एक कंपनी नहीं होती, वो हमेशा एक पूरा कॉन्ग्लोमरेट टाइप का होता है। समझ आ रहा है? जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस की बैलेंस शीट में देखोगे तो तुमको 2500 कंपनीज मिल जाएंगी, वो सब्सिडरी के तौर पर बनाते हैं। जैसे जियो में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो मेन कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। समझ आ रहा है? और जियो जो है वो क्या है, जियो प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है ना। समझ में आ रहा है? जियो के शेयर पब्लिक में थोड़ी है। आ रहा है ये समझ में? ठीक है, जियो के शेयर है ही नहीं पब्लिक में। ठीक है, तो उन्होंने किसमें इन्वेस्ट कर रखा है, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है ना, इन्वेस्टमेंट कर करके सब्सिडरीज जो बना लेती है, उसकी बात चल रही है यहाँ पर। क्लियर है? ठीक है, फिर अंडरस्टैंडिंग द सोर्सेस ऑफ एन एंटिटीज अर्निंग, है ना, कहाँ से पैसे कमा रही है, प्रोडक्ट लाइन्स कितनी है ना। अच्छा, अब कुछ प्रोडक्ट लाइन सिंपल होती है समझना। अगर बंदा फर्नीचर बेच रहा है ना, तो कितनी लकड़ी आएगी, कितना फर्नीचर बचेगा, बनेगा, कितना बिकेगा, ये काफी अच्छे से आइडेंटिफिएबल है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मान लो कि तुम कोई सॉफ्टवेयर कंपनी कर रहे हो, तो वहां पर ये काम लफड़े वाला हो सकता है। कैसे लफड़े वाला? कि बेटा हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या पता कितने सॉफ्टवेयर बेचे, मतलब उसमें फिर टेक्निकली बहुत खतरनाक हो सकता है। क्योंकि बिजनेस स्ट्रक्चर जितना, मतलब आपकी सेलिंग और वो सब जो है जितना कॉम्प्लेक्स होगा, समझ में आ रहा है, आप बस ये मान करके चलो कि एक आईटी इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। मतलब लिटरली उसमें हमको सेटिस्फेक्शन तब आएगा जब एक एक बंदे से बात कर करके हम
वो करें, अदरवाइज वहां पर डाइसीनेस जो है वो बनी रहती है। ठीक है। आगे बढ़िए क्या? एक सेकंड। ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द source of entity, source of entities earning can help us identify risk of material misstatement relating to valuation of certain products and line of business areas जहां पर की फ्रॉड के चांसेस हैं। अंडरस्टैंडिंग की सप्लायर एंड कस्टमर, आ रहा है समझ में? इससे रिलेटेड पार्टी का पता लग जाएगा। ये कंटेंट है जिसमें से कुछ कुछ चीजें लिख सकते हो आप लोग। सारा कंटेंट याद कर पाना पॉसिबल नहीं है, आ रहा है समझ? और बहुत ओपन है, मतलब यहाँ पर जो ये 5 पॉइंट लिखे तुम 50 अपने आप से भी सोच पाओगे, लेकिन हमको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। फिर क्या है? एंटिटी विद कंपोनेंट्स इन मल्टीपल टैक्स ज्यूरिसडिक्शन। इसका मतलब अगर मान लो फॉरेन में ब्रांचेस है तुम्हारी, ठीक है, फॉरेन में ब्रांचेस हैं तो फिर टैक्स में और मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। समझ आ रहा है? एक एंटिटी जिसकी बाहर भी एंटिटीज रजिस्टर्ड है। एन एक्विजिशन में रिजल्ट इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ होल्डिंग कंपनीज टू अचीव बेनिफिट्स टू द शेयर होल्डर्स गिविंग राइट टू सिग्निफिकेंट इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। बहुत सारे इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जिनसे क्या हो सकता है? मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। बोलो भाई, ये क्लियर है क्या? हेलो हेलो हेलो, है ना? सबको क्लियर है क्या बात चल रही है यहाँ पर? ठीक है। तो इसके कुछ कुछ नोटेशन अपन बना लेते हैं, है ना, क्योंकि सारा तो कुछ हो नहीं पाएगा, है ना। तो हम कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ एंटिटी। नेचर एंटिटी में सोर्सेज ऑफ अर्निंग, है ना, इसको समझ लो, है ना। फिर की सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप और रिलेटेड पार्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। मल्टीपल टैक्स ज्यूरिसडिक्शन है क्या, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ होल्डिंग कंपनी, है ना, और ट्रांजेक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट्स इट। ये सब काम का है बस। ठीक है, क्लियर है गाइस? बेसिकली आप ओवरऑल समझ रहे हो अभी एंटिटी को, समझ रहे? हम एंटिटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ताकि हम ज्यादा डिटेल में जा पाए। बोलो भाई, ये क्लियर है कि नहीं है? ये समझ में आया? हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, करो करो। मुझे बता दिया करो ना, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लॉ में एक्चुअली पर्टिकुलर रीडिंग इंपॉर्टेंट थी, मतलब यहाँ कई चीजें जो हैं वो नॉलेज बेस्ड है, मतलब आप ओवरऑल टॉपिक समझो, कीवर्ड्स पकड़ो, आगे बढ़ो, ऐसा है। ये ध्यान रखना, समझ में आ रहा है? लॉ में हम पूरे कंटेंट को फोकस करते थे, यहाँ पर हम पूरे कंटेंट को नॉलेज वाइज पकड़ेंगे, समझ में आ रहा है, और साथ में कीवर्ड्स पकड़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। आप इसके सेंटेंसेस या उस तक सीमित नहीं रहेंगे, मतलब, है ना। आप कीवर्ड्स पकड़ेंगे आप, क्योंकि 100% सेम टू सेम नहीं लिख सकते। जितनी बार सोचने जाओगे ना एक क्वेश्चन का आंसर, उतनी बार अलग अलग आंसर आएंगे तुम्हारे दिमाग में। इसलिए कुछ कीवर्ड्स आपको क्या कर देंगे, आपका एरिया डिफाइन कर देंगे। इससे आपका आंसर एटलीस्ट सजेस्टेड आंसर के नजदीक रहेगा। नॉलेज में पूरा वैसे भी दे दूंगा, चिंता मत करो। बहुत सारी कंट्रीज में अगर तुम्हारी ब्रांचेस हैं, कई बार ऐसा होता है हमारा मल्टीपल कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए कई देशों ने क्या किया कि एक्चुअली क्या होता था, जब पहले एक बंदा मान लो यहाँ से बाहर जॉब करने जाता था, तो हम लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स में सेक्शन 9 में ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगाते हैं। कोई बंदा अगर वहां जाकर के काम कर रहा है तो वहां की सरकार उस काम पे जो रेवेन्यू कमा रहे है उस पर भी टैक्स लेती है।
तो जो बंदा होता है वो डबल टैक्सेशन का मारा हो जाता है, समझ रहे कि वो जो कमा रहा है उसमें पहले वो वहां की कंट्री को टैक्स दे, फिर वो यहाँ की कंट्री को टैक्स दे, ऐसे तो पागल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो। तो हमारे ना 50 देशों के साथ इंडिविजुअल इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट हुए, समझ रहा है, जिनको DTAA बोलते हैं, समझ रहा है, जिसमें हमने हर देश के साथ पर्टिकुलरली तय किया है कि जैसे कैपिटल गेन्स है तो अब कैपिटल गेन्स पे चलो तुम लगा लो टैक्स, हम नहीं लगा रहे, ऐसा अलग अलग देशों के साथ बात हो रही है। तो अब फिर चार्टर्ड का काम कहाँ आ गया? अब हम लोगों ने देखा कि भैया ये यहाँ पर कैपिटल गेन्स में नहीं लगता, तो चलो एंटिटी वहां बनाए, कल को बेचनी पड़ेगी तो कैपिटल गेन्स से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा वहां से हम यहाँ ले आएंगे। क्योंकि जैसे मॉरिशस या ऐसे कुछ है, तो ऐसे कुछ देश थे जिनके अपने देश में ही उस चीज पे टैक्स नहीं था। जैसे हमारे यहाँ कैपिटल गेन्स टैक्स है, वहां के देश में कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है, और हमारे DTAA में ये वाला मुद्दा उनके हाथ में जा रहा है, तो टेक्निकली हमारा कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री हो जाएगा। समझ आ रही है बेटा? बात समझ आ रही है? तो ये टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी होल्डिंग कंपनी वहां बना लेते हैं, क्योंकि कल को अगर एंटिटी ट्रांसफर करनी है हमको, तो हम सीधे सीधे उसको ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल गेन्स कितना भी आ जाए टैक्स जीरो लगेगा, कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। ऐसा तो ये तो हो गया जेन्युइन टैक्स प्लानिंग, लेकिन मैनिपुलेशन भी हो सकते हैं ना, एंटिटी बाहर बना करके, समझ रहे हो, पर वहां के पूरे टैक्स लॉस पड़ो कहां तक अपन कर पाएंगे? हमको तो एंटिटी बता देगी कि भैया वहां फ्री है, क्या पता तुम चोरी करके बैठे हो, तो अब हम हर देश के पूरे टैक्स के लॉस पड़े, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, और इस प्रॉब्लम का फायदा उठा सकती है एंटिटी, समझे ना? कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजेक्शन कुछ भी हो सकते हैं। इक्विटी ट्रांजेक्शन मतलब कि क्या? शेयर के ट्रांजेक्शन। अब शेयर कहाँ कहाँ बिकते हैं? शेयर मार्केट में भी बिकते हैं, अरे समझ, और पर्सनल लेवल पर भी बिकते हैं, ठीक है ना? तो इक्विटी के ट्रांजेक्शन जैसे मान लो कि उन्होंने गिरवी रख दी है, जैसे उसको तो चलो कंपनीज एक्ट ने अब कर्व कर दिया है, ठीक है ना, किस वैल्यू पे बिके, मान लो कि डायरेक्टर्स को भी दिए हैं अपन ने शेयर, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो डायरेक्टर्स को भी अगर मान लो दिए, स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए हैं, तो उसका वैल्यूएशन कराया हुआ रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, मतलब पॉइंट समझ रहे हो कि जहां पर भी अगर उसके ट्रांजेक्शन थोड़े वैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है? कौन से वाले पॉइंट की बात कर रहे थे वैसे? ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग में इंक्लूड कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजेक्शन, हाँ मतलब अजीब से ट्रांजेक्शन है ना, समझ रहे, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अभी सडनली स्वेट इक्विटी शेयर देने की क्या जरूरत थी? समझ रहे, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो स्ट्रक्चर को? समझ रहे कि पता चला इक्विटी में हमने पहले GDR बनाया, GDR किसी को दिलवाया, उसको वापस से इक्विटी में करवाया, हमने कहा इतना घुमा के क्यों कर रहे हो, सीधे सीधे क्यों नहीं किया? दैट विल गिव राइज टू सस्पेशन। आ रहा है समझ में? When no consideration is exchanged, transaction under contracts with terms that change before expiration should be studied in depth। मतलब कह रहा है कि भाई अगर कंसिडरेशन नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें लास्ट मतलब एकदम खत्म होने वाला था कॉन्ट्रैक्ट, उसके पहले कॉन्ट्रैक्ट में चेंज आ गया, समझ में आ रहा है, या ट्रांजेक्शन कुछ चेंज हो गए, तो ये सब क्यों हो रहा है? एक्चुअली में यहाँ लिस्ट आउट किया ही नहीं जा सकता कि एक्चुअली में क्या हो सकता है, समझ में आ रहा है? ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, तुम इनको सबको भी समझ लोगे ना एक एक डेप्थ में, समझ में आ रहा है, तो भी आपको समझना ये है कि भाई पॉसिबिलिटीज अपार है, आपको समझना ये है कि कुछ भी अनयूजुअल, समझ में आ रहा है, आप एंटिटी के बारे में जान रहे हो, समझ में आ रहा है? अभी हम सेकेंड पॉइंट पे हैं एंटिटी को समझने के, तो एंटिटी के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं अपन लोग, उसके जो पॉइंट उसमें जो दिए हुए ना उसकी डिटेलिंग में जा रहे हैं। आपको उसकी डिटेलिंग में नहीं जाना है, आपको उसको ये समझना है कि भाई देखो कितनी सारी प्रकार की चीजें अंडरस्टैंडिंग इन एंटिटी में, ये भी हो सकता है, 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 ऐसे बता रहे हो, समझ में आएगा इस? हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना? चलो, अब एंटिटी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इंक्लूडिंग द रीजंस फॉर चेंजेस देयरटू। The auditor shall evaluate whether the entity's accounting policies are appropriate for its business and consistent with the financial reporting framework। अब देखो, हम अकाउंटिंग पॉलिसीज, सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या एक हर चीज के लिए एक सिंगल अकाउंटिंग पॉलिसी है या मल्टीपल पॉलिसीज अवेलेबल है? मल्टीपल अवेलेबल है। कैसे चुनी जानी चाहिए पॉलिसीज, बताओ मुझे, कैसे चुनी जानी चाहिए पॉलिसी?
है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन क्या मेरे पॉलिसी सिलेक्शन से प्रॉफिट पे फर्क पड़ सकता है? क्या मेरे पॉलिसी सिलेक्शन से मेरे प्रॉफिट पे फर्क पड़ सकता है ना? तो अगर मान लो कि मैं चुन सकता था दूसरी वाली भी, अप्रोप्रिएट वाली भी चुन सकता था, मैंने अप्रोप्रिएट वाली ना चुन करके ऐसी पॉलिसी चुनी जिससे कि प्रॉफिट शायद थोड़ा सा बढ़ जाए, समझ में आ रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है थोड़ा सा। और फिर एक पॉलिसी रैंडम में तो ठीक है, मैं बहुत सारी पॉलिसीज में अगर मैंने देखा कि इस तरीके का इंटेंशन दिख रहा है मुझे, तो फिर मैं एंटिटी पे थोड़ा सा भरोसा कम कर लूंगा मेंटली। हेलो हेलो हेलो, क्लियर है गाइस? तो ये सिलेक्शन ऑफ पॉलिसीज, ये सी पॉइंट है ना, ये नंबरिंग गलत हो गई है, ठीक है गाइस, ठीक है ना? तो द एंटिटी सिलेक्शन ऑफ an application of accounting policy including reasons for changes thereto. The auditor shall evaluate whether the entity's accounting policies are appropriate for its business and consistent with the applicable FRS and accounting policies used in the relevant industry. Clear? 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 हाँ ना, अब we use our understanding of the entity's accounting principles, financial reporting policies or disclosures to help us determine हम क्यों करते हैं। देखो, तुम्हें हर पॉइंट दिया है और याद रखना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये मेन पॉइंट ही, इसकी जो डिटेलिंग है वो एक्स्ट्रा है ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आपका नॉलेज बेस जो है वो थोड़ा सा बढ़े। याद रखना, इतनी डिटेल में एग्जाम में जाने की नीड नहीं होगी, क्योंकि इस लेवल तक क्वेश्चन आ जाए इसके चांसेस बड़े कम होते हैं, लेकिन ठीक है, चलो दिया है तो पढ़ते हैं, है ना। तो हम एंटिटी के वी यूज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ताकि हम क्या पता लगा, हम क्यों पता कर रहे हैं पॉलिसीज और ये सब। नीड टू इन्वॉल्व स्पेशलिस्ट टू हेल्प परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर रिलेटेड टू पर्टिकुलर डिस्क्लोजर सच एज पेंशन डिस्क्लोजर। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आपका आएगा उसका एक्चुअरी का, समझ में आ रहा है, जैसे कि ग्रेच्युटी या पेंशन के अमाउंट्स हैं तो कितने का प्रोविजन बनाना चाहिए, ये कोई वैल्यूअर ही बता सकता है ना। अपन कर चुके हैं ये डिस्कस, क्या है ना। चलो बहुत ही बढ़िया, है ना। तो वो हमको एक्चुअली से ही पता लगेगा बेटा। फिर द इफेक्ट ऑफ आवर ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट न्यू एंड रिवाइज डिस्क्लोजर, ठीक है ना। तो सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज हमको पता लगेगा कि भैया नई पॉलिसी आ गई थी तुम्हारी इंडस्ट्री के लिए, नया पॉलिसी था, तो वो तुमने सिलेक्ट किया या नहीं किया, अपडेटेड हो या नहीं है। क्लियर है बेटा? एक रीजन तो मैंने भी बता दिया तुमको, ठीक है, दैट मे बी रिक्वायर्ड, है ना, एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन द एंटिटीज एनवायरमेंट। जैसे मान लो पर्टिकुलर टर्नओवर के बाद कुछ स्टैंडर्ड्स आप पर एप्लीकेबल हो गए, तो वो सब निभाए कि नहीं निभाए, ठीक है ना। कोई तुमने अमल कमीशन किया, उसके कारण कोई तुम्हारे ऊपर स्टैंडर्ड लगाए तो। मैनेजमेंट डिटर्मिन्स दैट मोस्ट ऑफ द एंटिटीज कॉम्पिटिटर्स हैव अडॉप्टेड एन अकाउंटिंग पॉलिसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट अपॉइंटेड बाय द एंटिटी, ठीक है ना। After evaluation, management determines that the alternate accounting policy is generally accepted and further determines that alternate accounting policy is preferable. It will result in greater comparability and result in reliable and more relevant information. Management therefore decides to change the entity's accounting policy. ये एक्चुअली इन लोगों ने बीच का पैच दिया है कोई सा, ठीक है ना, मतलब ये एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है कि भैया देखो मैनेजमेंट ने एक पॉलिसी चेंज करी और उसका रीजनिंग दी, तो ये आपके लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। आ रहा है ये समझ में कि मैनेजमेंट है, उसने बोला कि अरे यार वो लोग दूसरी पॉलिसी कर रहे हैं, अपन दूसरी कर रहे हैं, तो प्रॉफिट अलग अलग लेवल से आ रहा है, तो सेम पॉलिसी लगा करके देखते हैं कि कौन बेटर है। क्योंकि अलग अलग पॉलिसी लगाएंगे तो तुम्हारा प्रॉफिट 2 लाख का और हमारा प्रॉफिट 1.5 लाख का, लेकिन हम कह नहीं सकते कि मेरा कम है उसका ज्यादा है। समझ आ रहा है क्या बोला मैंने? हेलो हेलो, ठीक है गाइस, है ना। तो यहाँ पर बस एग्जांपल है कि मैनेजमेंट इस कारण से भी चेंज कर सकता है, तो ऑडिटर को समझना पड़ेगा, है ना, ठीक है, क्या क्या पॉलिसीज वगैरह ऑडिटर को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? एंटिटी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्लियर है गाइस?
ठीक है, कंसिस्टेंट विद एफआरएस। ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? The entity's objectives and strategies and those related business risks that may result in risk of material misstatement। बहुत ध्यान से, कहाँ पहुंचना चाहती है एंटिटी, क्या स्ट्रैटेजी है, समझ रहे? बिजनेस रिस्क मतलब किन रीजन से आपका बिजनेस बंद हो सकता है, और बिजनेस बंद होने के रिस्क के चक्कर में कहीं आप मैनिपुलेशन ना करने लग जाओ तो उससे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ सकता है। ये लाइन समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ। एंटिटी को जानने के लिए मैं एंटिटी का ऑब्जेक्टिव जान रहा हूँ, एंटिटी की स्ट्रैटेजीज जान रहा हूँ, समझ रहे? बिजनेस रिस्क जान रहा हूँ ताकि मैं ये आइडेंटिफाई कर पाऊं कि उसके कारण कि बिजनेस बंद हो जाएगा इस चक्कर में कहीं किसी ने वो ना कर रखा हो। आ रहा है समझ? ठीक है, क्लियर है गाइस, है ना? अब इसका एक दिया हुआ डिटेलिंग देखो। If one of the management objectives to grow the business, management may develop a strategy of steady but regular growth through specific marketing campaign and develop new markets. Alternatively, management may develop a more aggressive, complex strategy of acquiring competitors. Each of these strategies give rise to a different business risk and potentially differing risk of material misstatement। समझ में आया क्या बात है ना? वो कह रहा है कि भैया किस काम के लिए एंटिटी ने क्या किया, तो उससे अलग अलग रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं। मतलब एक है कि रेगुलर ग्रोथ, उसमें अलग रिस्क आएंगे हमारे लिए। ऑडिटर के लिए याद रखना बेटा, ठीक है ना, कि एंटिटी ने जो कैंपेन की है वो अपना प्रोडक्ट बढ़ाने की, उस चक्कर में हमारे लिए क्या दिक्कत आ सकती है, ये वाली बात चल रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे मतलब देखो, समझो जैसे एलन मित्तल है, लक्ष्मी निवास मित्तल, ठीक है ना, तो उनको आयरन किंग कहा जाता है, समझना? आयरन मैन, आयरन किंग, नाम सुना है आपने एलन मित्तल का? लक्ष्मी निवास मित्तल, हेलो, ठीक है। तो एलन मित्तल क्या है कि आयरन इंडस्ट्री के किंग, समझ रहे? उनने क्या किया, देश की जितनी भी बंद पड़ी, मतलब जैसे आयरन वाली जो कंपनीज थी, समझ रहे, स्टील कंपनीज थी, समझ रहे, ऐसी बहुत सारी कंपनीज को उन्होंने एक्वायर किया और प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि उनका तरीका ही ऐसा था, समझ रहे, कि नया डेवलप करने के बजाय उन्होंने अपनी ग्रोथ इस लेवल पर करी कि उन्होंने फिर आर्सेलर को खरीदने का वो दे दिया। आर्सेलर वाज द वर्ल्ड थर्ड नंबर और सेकंड नंबर ऐसे कुछ वर्ल्ड बड़ी स्टील कंपनी थी, तो उसको खरीद करके और फिर और बड़ी बन गई वो, समझ रहे, एलन मित्तल की कंपनी। तो उनकी स्ट्रेटेजी यही थी कि कॉम्पिटिटर्स एक्वायर करें, समझ रहे? तो ये इसको कहेंगे एग्रेसिव स्ट्रेटेजी। तुम्हारे सवाल का सही जवाब है ये, ठीक है, चलो क्लियर है गाइस? फिर देखो, examples of potential business risk include failure to keep up with the new products, technologies और services, समझ रहे? जैसे मान लो कोरोना आया और हम लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाते, समझ रहे, तो क्या होता, समझ रहे, दिक्कत हो जाती। क्लियर है? हम लोग पढ़ी मतलब कैसे पढ़ते, ऑब्वियस सी बात है ना, तुमको तो पढ़ाई करनी थी, समझ रहे, अगर हम नहीं करा पाते, हम अगर अपडेट नहीं होंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, बहुत फैक्ट बात है। हेलो हेलो हेलो, क्लियर है गाइस? ठीक है ना? तो अगर मान लो कि कोई भी व्यक्ति न्यू टेक्नोलॉजी से, न्यू प्रोडक्ट से वो नहीं करेगा, ठीक है ना, तो दिक्कत होगी। एक्सेसिव रिलायंस होना की सप्लायर, जैसे मान लो कि आप किसी एक की सप्लायर पर ही पूरा बेस्ड हो, जैसे मान लो मारुति कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी है, टायर्स जो है वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से ही खरीदते हैं, समझ रहे, और उनके स्पेसिफिक मान लो कि साइज के टायर हैं, स्पेसिफिक टाइप के टायर हैं जो वही बनाती है बस। तो अगर मान लो एमआरएफ में दिक्कत आई तो मारुति कंपनी अपने कोई प्रोडक्ट ही रिलीज नहीं कर पाएगी, बिना टायर के कैसे कार बेचोगे? पॉइंट समझ में आ रहा है? ये सब बिजनेस रिस्क है, समझ रहे, कि इससे तो बहुत बड़े लेवल पर नुकसान हो सकता है। फिर लैक ऑफ पर्सोनल विद एक्सपर्टाइज टू रिएक्ट टू चेंजेस इन द इंडस्ट्री, मेनली चेंजेस की बात है।
फिर इनएफिशिएंट और एक्सेसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी कॉज्ड बाय इनएक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ डिमांड। मतलब पता चला साल के शुरू में इन्होंने सोचा कि यार इतना प्रोडक्ट बेच लेंगे, लेकिन कोरोना आ गया। अरे समझ में तो बिल्कुल पड़ा हुआ है, बेकार है। सोच करके देखो, जो होटल इंडस्ट्री है या जो वो सब है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कुछ होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सोच करके देखो, अगर कोई स्टार्टअप होगा, अगर कोई नया स्टार्टअप होता है तो पता है वो कैसे काम करता है, अगर आपको बताओ तो वो ऐसे काम करता है कि वो शुरू में एक्चुअली में लॉस इंकर करता है जानबूझ के, सिर्फ किस कारण से, कस्टमर एक्विजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब आप इमेजिन करो, जोमेटो से ऑर्डर करते होंगे आप लोग, जोमेटो स्विगी से, है ना। तो जोमेटो स्विगी ने क्या किया, समझ में आ रहा हो, अपनी जेब से पैसा डाल रहे हो। हर हर ट्रांजेक्शन जो आप करते, समझ में आ रहा, हर ट्रांजेक्शन जो आपने किया है ना, शुरू के समझ लो कि 1 साल में, उसमें आपने जितनी बार खाना मंगाया है, उसमें जोमेटो ने खिलाया अपनी जेब से आपको कुछ कुछ, मतलब कि रेस्टोरेंट वाले को भी मिल रहे हैं उसके पूरे पैसे, और आपकी जेब से भी कम जा रहे हैं, और डिफरेंस जोमेटो की जेब से लग रहा है। तो वो क्यों ये सोशल सर्विस कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास जो कस्टमर है वो रिपीट कस्टमर है, समझ में आ रहा है। तो वो आपके, उसने एक टारगेट बनाया होगा कि मैं पर कस्टमर इतना खर्चा कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है। और एक कस्टमर जो है वो मुझे कम से कम कितने का रेवेन्यू देगा अगर मैं उसके इतने सारा वो रहता हूँ। खैर मैं बहुत दूर निकल गया हूँ। मैं पॉइंट ये रख रहा था कि किसी ने अगर मान लो कि स्टार्टअप किया होगा और लॉस इंकर कर रहा होगा, कि वो मार्च में और अप्रैल में वापस से प्रॉफिटेबल वाले उस स्थिति में आएगा, तो द मोमेंट कोरोना आया तो वो इंडस्ट्रीज लुट गई होंगी, मतलब टोटल बर्बाद हो गई होंगी, समझना, क्योंकि पहले भी उन्होंने जेब से डाल दिए पैसे, और इवेंचुअली जब पहुंचे तो निपटे गए। समझ में आ रही है बात। जब प्रॉफिट बनाने का टाइम आया तो निपट गए, या तो फिर उन लोगों ने चेंज कर लिया होगा किसी तरीके से। समझ गए गाइस। तो आपको एंटिटी का बिजनेस रिस्क समझना होगा कि कहीं पता चला कि बिजनेस रिस्क आ गया, इस चक्कर में एंटिटी ने क्या करने की कोशिश की, मैनिपुलेशन। इस चक्कर में उसने अपने फाइनेंशियल्स मैनिपुलेट कर दिए कि अरे नहीं नहीं है प्रॉफिट अभी। हो सकता है अपने प्रमोटर्स को झूठ बोलने के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको झूठ बोलने के लिए, या बैंक से लोन लिया था, या तो फिर स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोलो गाइस, क्लियर है? ठीक है। फिर क्या है, लॉस ऑफ फाइनेंसिंग ड्यू टू द एंटिटीज इनएबिलिटी टू मीट फाइनेंशियल कोवेनेंट्स। ठीक है ना, मतलब लॉस ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है ना, पैसे का सोर्स खत्म हो गया या कुछ भी, ठीक है ना। ये क्या है लॉस ऑफ फाइनेंसिंग, तुम्हारा अलग से ही पॉइंट है ये, ठीक है, इसी का होगा, मतलब ये इसी का है, मतलब, है ना, ठीक है, लिखा अलग से है, हाँ ठीक है। अब ये पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आप देखो, एंटिटी को जानने के लिए ये 5 पॉइंट हमने पकड़े, और हर पॉइंट की डिटेलिंग करी हुई है मॉड्यूल में। आ रहा है समझ में? Measurement and review of the entity's financial performance, external information such as analyst report and credit rating agency reports may be useful information कि एंटिटी का परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे जैसे येस बैंक है, उसकी हालत खराब हुई, तो बहुत सारी ऐसी रेटिंग एजेंसीज हैं जिन लोगों ने पहले ही इसकी रेटिंग को खराब कर दिया कि भैया आपने बुरे लोगों को लोन दिया है या ऐसा सब कुछ, समझ रहे। तो ऑडिटर जो है वो उन रेटिंग एजेंसीज का डिटेल देख करके और अंदाजा लगा सकता है कि भैया एंटिटी जो है वो खतरे में है, ठीक है। हेलो, फिर क्या है? मार्क्स पे डिपेंड करता है, हो सकता है आपको एग्जाम्पल देने का भी मौका ना मिले, समझना रहे। आपको ओवरऑल 5 पॉइंट्स ये वाले जो हैं ये लिखोगे आप, है कि नहीं, है ना। और अगर आपको ज्यादा मार्क्स का आता है तो फिर आपको ऑब्वियसली बात है इसकी डिटेलिंग भी करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। वैसे मतलब देखो भाई, कोई भी चीज कंपलसरी नहीं होती है, मतलब पॉइंट समझ रहे हो, ये लॉ थोड़ी है, समझना रहे। इसमें तो देखो, तुम इस बात को समझो कि एग्जामिनर जो है
वो अगर मैं सिर्फ एग्जाम के मार्क्स के पॉइंट की बात करूं तो एग्जामिनर के हाथ में सजेस्टेड आंसर है और चेकर सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं है, समझ रहे हैं। तो इसमें इतनी टेक्निकल बातें हैं जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, इन बातों का कोई लेना देना भी नहीं हो सकता है किसी एग्जामिनर का कोई लेना देना ही नहीं हो इन बातों से, वो समझता भी ना हो। वो तुम्हारा आंसर सिर्फ इससे चेक कर रहा है कि कितना तुम्हारा सिमिलर है आंसर किससे उससे। और मैं कह रहा हूँ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर करता है, ठीक है ना, तो तुमको नॉलेज है तो तुम सिंपल लैंग्वेज में वो लिखोगे, वर्ड वाले यूज करोगे ताकि उसको सेम लगे, ठीक है। तो अगर मान लो कि चेकर एफिशिएंट है तो उसको समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा नॉलेज अच्छा है क्योंकि तुम सिंपल वर्ड्स में नॉलेजेबल बात करोगे। अगर एग्जामिनर उतना अच्छा नहीं है, उतना एक्सपर्ट नहीं है, तो भी रिलेटेड वर्ड से फिर वो मिलाएगा क्योंकि उसको खुद ही को समझ में नहीं आएगी कि कंटेंट कितना कॉम्प्लेक्स है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? दोनों स्थिति में आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे। लेंथ जो क्वेश्चन की होगी वो 4 नंबर के आंसर की लगभग 1 पेज के आसपास होगी। ऑडिट में आप ये रेशो मेंटेन कर पाएंगे, आपकी स्पीड पे निर्भर करता है, समझ आ रहा है कि कितना जाएगा आपका, क्लियर है, ठीक है ना। क्योंकि अब इसका अगर मेरे को क्वेश्चन बनाना है तो मैं उसमें क्या क्या इंक्लूड करूंगा ये मैं कह नहीं सकता हूँ। हो सकता है मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स इंक्लूड कर दूं, हो सकता है मैं ना करूं। समझ में आ गया पूरा सिनेरियो, है ना। तो देखो एग्जांपल देखो, इन एडिशन टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस इन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट प्लान, सच नॉलेज हेल्प्स द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। तो नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस से मुझे ये भी पता लग जाता है कि किस बात पे खास ख्याल देना है, मुझे खास ध्यान रखना है। तो इवैल्यूएट द रीजनेबलनेस ऑफ बोथ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। ये दोनों स्टैंडर्ड है बेटा, ये दोनों स्टैंडर्ड। पास्ट में नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस भी एक वो होता था स्टैंडर्ड, है ना, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो बेसिकली क्लाइंट का नॉलेज ले लो ताकि मैनेजमेंट ने जो एस्टिमेट, क्योंकि अकाउंटिंग में कुछ चीजें एस्टिमेट बेसिस पे आती हैं। अब एस्टिमेट में मैनिपुलेशन हो सकता है ना, मेरी बात समझना ध्यान से, ठीक है ना। एंटिटी को क्या करना है, प्रॉफिट बढ़ा के दिखाना है। हेलो हेलो हेलो, एंटिटी को प्रॉफिट बढ़ा के दिखाना है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब एंटिटी को प्रॉफिट बढ़ा के दिखाना है तो क्या कर सकते हैं, इनकम इन्फ्लेट कर सकते हैं, इनकम इन्फ्लेट करेंगे तो फिर पकड़ा सकते हैं। एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं तो भी पकड़ा सकते हैं। कौन समझ आ रहा है, उसने उससे पूछ लिया तो। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बनाता हूं प्रोविजन कुछ, ठीक है। मैं क्या बनाता हूं बेटा, प्रोविजन। हेलो, प्रोविजन समझते हैं आप लोग ना। तो अब कोई एक मेजर एक्सपेंसेस का प्रोविजन है, जैसे ये एक्चुअली या पेंशन या कुछ भी इसका, तो मुझे कितना उसको लेकर के मेरे को खर्चा करना पड़ेगा, ये एक एस्टिमेट है। क्या ये एस्टिमेट मेरे पीएनएल में डेबिट होता है? क्या ये एस्टिमेट मेरे पीएनएल में डेबिट होता है? हेलो हेलो हेलो, होता है ना, ठीक है। क्या इस एस्टिमेट का अमाउंट आइडेंटिफाई करने के लिए मैं एक्सपर्ट हूं? नहीं ना। तो वो कितना भी दिखाए मैं कैसे चेक कर लूंगा, तो वो कितना भी दिखाए मैं कैसे चेक कर लूंगा। मतलब एंटिटी को अगर अमाउंट बढ़ाना है तो उन्होंने प्रोविजन कम कर दिया, अब तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे। वैसे इस बात के लिए भी स्टैंडर्ड है ना, कि एक्सपर्ट का वर्क अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन तुम सिचुएशन को समझो, प्रॉब्लम समझो। समझ आ रही है ना बात मैं क्या कह रहा हूं, कि जो चीजें एस्टिमेट पर बेस्ड हैं वहां अगर कोई मैनिपुलेशन हुआ ना तो कोई सीधा रास्ता नहीं होता मेरे पास कि भैया मैं गड़बड़ को पकड़ के उनको बोल पाऊं। मतलब मैं उनको गलत कैसे बोलूं, मेरे पास कोई बेस ही नहीं। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कंपनी के 50,000 के डेटर्स है, समझ रहा है। कंपनी 1,000 का प्रोविजन बनाए कि 20,000 का प्रोविजन बनाए, मैं क्या बोल लूंगा एंटिटी को। मेरी बात समझ में आई बेटा? हेलो हेलो, है ना। एंटिटी 20,000 का प्रोविजन बना रही है, मैं बोलूंगा क्यों,
वो बोलेंगे भैया इतने डेटर मेरे को लग रहा है कि बैड डेट हो जाएंगे। हर साल 20,000 होते थे, एंटिटी ने इस बार 1,000 रुपए लगाए बनाए। मैं बोलूंगा क्यों? बोलेगा मेरे को लग रहा है कि भैया 1,000 के बैड डेट होंगे, तो मैं कैसे लड़ लूंगा? समझ में आ रही है बात? तो मैं रीजनेबलनेस जरूर देखूंगा उसकी, कि मुझे ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मतलब अगर मेरे को कोई ठोस रीजन नहीं मिला तो मैं एंटिटी से एस्टिमेट चेंज कराने के लिए भी बोल सकता हूँ। हेलो, बोलो, क्लियर है ये गाइस? बढ़े आगे, है ना? अब बोल रहा है ऑडिट प्लानिंग क्या है? ऑडिट प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ना? तो ये अपन पहले ही समझ चुके हैं कि ये प्लानिंग कोई वन टाइम एक्टिविटी तो है नहीं। प्लानिंग तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्या बोल रहा है देखो, प्लानिंग इज नॉट डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट but rather a continual and iterative process that often begins shortly after the completion of previous audit। मतलब पिछला ऑडिट खत्म हुआ और प्लानिंग चालू। इमेजिन करके देखो, बड़ी एंटिटी में ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली चलता है, इसलिए ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है ना? फिर प्लानिंग हाउ एवर इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग, है ना? तो अपन मेन बातें बाहर निकाल देते हैं। टाइमिंग, कितना टाइम लगेगा, किस वक्त क्या करना है, ये सब। Of certain activities and audit procedure that need to be completed prior to the performance of further audit procedure। टाइमिंग ऑफ एक्टिविटीज, है ना? कि कौन सी एक्टिविटी शेड्यूलिंग होगी, कौन सी एक्टिविटी पहले होगी, कौन सी बाद में, कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट करना कंपलसरी है, तब जाकर के मैं अगले पे मूव कर पाऊंगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसिडर prior to the auditor's identification assessment of risk or material statement such matter as, ठीक है ना? अब देखो क्या बोल रहा है प्लानिंग में, prior to auditor's identification and assessment of risk of material statements। बहुत ध्यान से, ठीक है ना? तो रिस्क के पहले वो क्या करता है देखो जरा, एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, बहुत ध्यान से, इसमें पूरा स्टैंडर्ड है ना? 520 ऐसे 520 है इसमें पूरा, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स में मेनली क्या होता है? मेनली इसमें होते हैं कंपैरिजन, इसमें होते हैं रेशोज। आ रहा है समझ? मतलब मैं सेल को परचेज से कंपेयर करके देखूंगा, समझ रहे कि कितनी सेल कितनी परचेज है। वर्किंग कैपिटल रेशो देख लूंगा, समझ रहे? रेशोज जानते हैं ना आप लोग? एफएम में चल रहा है क्या आप लोगों का? कुछ हुआ है क्या रेशोज का? रेशोज जानते हो क्या, है ना? हाँ, ठीक है। तो ठीक ठीक, मैं रेशोज बस जानना चाह रहा था। तो वो रेशोज से कोई भी अनयूजुअल रेशो अगर मिल जाए आपको, प्रॉफिट मार्जिन पिछली बार 25% था, इस बार 15% है, तो फिर तो पागल ही हो जाएंगे ना अपन। मतलब कि ऐसे कैसे हो गया? मतलब एकदम प्रॉफिट मार्जिन कैसे हो सकता है? तुम्हारा प्रोडक्ट जितने मार्जिन पे आता है उतने मार्जिन से ही जाएगा। हेलो 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 गाइस, ठीक है ना? तो एनालिटिकल प्रोसीजर में लगाता हूं, बहुत ध्यान से एक बार फिर से देखो पूरे पैराग्राफ में क्या है, ठीक है? मतलब ये जो ऑडिट प्लानिंग का है उसमें जो बीच का है थर्ड लाइन से क्या पढ़ा अपन ने? प्लानिंग ओवर इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ एक्टिविटीज, की कौन सी पहले होनी है, कौन सी बाद में होनी है। फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है? नीड टू कंसिडर, ठीक है? मतलब वो कह रहा है कि रिस्क असेसमेंट से भी पहले, अब देखो ऑडिट प्रोसीजर करने के पहले रिस्क असेसमेंट, कह रहा है रिस्क असेसमेंट के भी पहले ये, रिस्क असेसमेंट के भी पहले ये, ठीक है ना? तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड, तो मैं पहले प्रोसीजर्स डिसाइड कर लूंगा कि क्या क्या मुझे लगाने हैं रिस्क असेस करने के लिए, फिर मैं ऑडिट करूंगा। मतलब ऑडिट बहुत आगे है अभी। अभी तो पहले मैं ये तय करूंगा, पहले मैं रिस्क असेसमेंट लगाऊंगा। रिस्क असेसमेंट लगाऊंगा तो मुझे पता लगेगा कि कितनी डिटेल में मुझे ऑडिट करना है। अब रिस्क में जो प्रोसीजर लगने, उसके लिए मैं सोच रहा हूं कि रिस्क में क्या क्या, रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या करूं। गाइस, आप पॉइंट समझ पा रहे हैं क्या? है ना? मतलब मेरा ये मेन काम है, इस मेन काम को करने के पहले मुझे ये करना पड़ेगा और इसको करने के पहले मुझे ये करना पड़ेगा। तो अभी अपन इस पे हैं।
और ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है और ये ऑडिट प्रोसीजर है। समझ में आ रहा है? और ये है वो चीजें जो अपन कंसिडर कर रहे हैं, ये 5, है ना। ऑब्टेनिंग जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रेमवर्क। हेलो गाइस, समझ आ रहा है क्या? ठीक है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी, ये पूरा स्टैंडर्ड है ऐसे 320। ये किस बारे में है कि भैया मेरे लिए बड़ा अमाउंट क्या है। याद रखो, मैं एक एक छोटी छोटी 10-10 रुपए की चीज चेक करने के लिए नहीं आया हूं। समझ रहा, मैं किस हिसाब से आया हूं? मैं किस हिसाब से आया हूं कि भैया मैं मेजर चीजें, मतलब कोई बड़ी मिस स्टेटमेंट ना हो ना, मैं क्या चेक करना हो, मटेरियल मिस स्टेटमेंट ना हो, तो वो मटीरियलिटी का लेवल तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। हेलो हेलो हेलो, है ना। ठीक है, फिर क्या किसी एक्सपर्ट को लगाऊंगा मैं? वो तो एंटिटी के नेचर को ही देख करके आइडेंटिफाई कर लूंगा। क्या किसी एक्सपर्ट को मैं लगाऊंगा? ठीक है ना। फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, ऐसे 620, ठीक है ना। 610 इंटरनल ऑडिटर, 600 अदर ऑडिटर। ठीक है, फिर क्या है, द परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पूरे आपको मिलेंगे ऐसे 315 में, प्लस वेरियस स्टैंडर्ड्स, मतलब काफी सारे स्टैंडर्ड्स में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है। जैसे आप अगर मान लो कि ऐसे 550 पढ़ोगे, तो ऐसे 550 है एक्चुअली में रिलेटेड पार्टीज के ऑडिट के लिए, लेकिन उस स्टैंडर्ड में एक बात आपको मिलेगी, किस बात की, कि रिस्क असेसमेंट। तो ऑलमोस्ट हर स्टैंडर्ड में आपको रिस्क असेसमेंट मिलेगा। ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले ये देख लो कि इस पर्टिकुलर फैक्टर के कारण मिस स्टेटमेंट का लेवल क्या हो सकता है। थोड़ा टेक्निकल है, समझ में आया जो बोला? जैसे अपन किसी गलती को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, अपन रिलेटेड पार्टी चेक करने जा रहे हैं कि भैया रिलेटेड पार्टी फ्रॉड है या नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अपन पहले रिस्क असेसमेंट देख लेंगे, मतलब कि एंटिटी के रिलेटेड पार्टी कौन है और कितने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। समझ में आ रहा है? मैं ये चेक करने जाऊं कि भैया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में फ्रॉड है कि नहीं, उससे पहले मैं ये देखूंगा कि कितने ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ हो रहे हैं। अब 100 में से 2 ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, जिनका अमाउंट भी ज्यादा नहीं है, तो मैं तो कह रहा हूँ फ्रॉड हो भी क्या फर्क पड़ता है, मटेरियल में स्टेटमेंट कर ही नहीं पाएंगे पूरे। तो मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लेवल पे, रिस्क असेसमेंट लेवल पर ही मैं क्या कर दूंगा उसको कि भैया ठीक है, मैं इतने डेप्थ में जाकर के नहीं करने वाला रिलेटेड पार्टी को चेक, क्योंकि मैं चेक कर भी लूंगा तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। गाइस समझना है क्या बोला मैंने, है ना। तो रिस्क असेसमेंट एक तरीके से इम्पैक्ट जानने के लिए है, समझना रहे। अगर मैं ओवरऑल रिस्क असेसमेंट बोलूं, तो ओवरऑल रिस्क असेसमेंट ये होता है कि गलती होने के क्या चांसेस है, क्या चांसेस हैं कि एंटिटी में मतलब गड़बड़ियां हों और फिर भी मैं ये बोल जाऊं कि नहीं नहीं सब सही है। ये है ऑडिटर का रिस्क, इसको बोलते हैं ऑडिटर्स रिस्क। ये भी टेक्निकल है। ऑडिटर्स रिस्क क्या है? ऑडिटर्स रिस्क है यही कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। बहुत ध्यान से समझना, दो चीजें हैं, पूरा टेक्निकल डिस्कशन है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाए। ठीक है ना। एक होता है, ठीक है, एक होता है गलती होने का रिस्क, है ना। ये है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इस बात का रिस्क मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ना। और एक है कि गलती है और उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे, है ना। इसका रिस्क, ये है ऑडिटर का रिस्क। आ रहा है समझ में? ये ऑडिटर का रिस्क।
तो ऑडिटर का रिस्क कैसे बनता है? आरएमएम प्लस डिटेक्शन रिस्क। ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, पढ़ेंगे अपन आगे। आरएमएम मतलब कि रिस्क मल्टीपल स्टेटमेंट, मतलब गलतियां हैं, गलतियां होने का रिस्क प्लस मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा उसका रिस्क मिला करके किसका बनेगा? ऑडिटर का। कि गलतियां हैं भी और मैं ढूंढ भी नहीं पाऊंगा। बोलो गाइस, क्लियर है ये? हेलो हेलो, पता नहीं है, रिस्क है ना। अरे मेरी बात समझो बेटा, तुम्हें पता होगा तो फिर क्या है, फिर तो फिर लगो ना, फिर तो इन्वेस्टिगेशन कर डालो। समझ रहे? तुम्हें पता नहीं है, समझ गए इस बात को? तुम बस एस्टिमेट लगा रहे हो। क्या है ना, मैं ऑडिट कितना करूं यार जा करके, कोई तो बेस चाहिए ना। समझ आ रहा है? तो मैं जनरल मैनेजमेंट से बात करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा, एंटिटी में घूमूंगा, लोगों से बात करूंगा, फाइनेंशियल्स देखूंगा, थोड़े बहुत कयास लगाऊंगा। उसके बाद में मैं ये तय करूंगा कि यार इतनी डेप्थ में करूं कि ज्यादा डेप्थ में करूं कि कम डेप्थ में करूं। तो जब तुम एंटिटी घूमे, सबसे बात की, तो तुमने रिस्क असेसमेंट कर लिया। समझ आ रहा है? इमेजिन करो ना कि तुम एंटिटी में घूम रहे हो, समझ आ रहा है? तो अब मटेरियल पूरा बिखरा पड़ा है कि यार दो तीन प्रकार के रूम में रखा हुआ है, सिस्टमैटिक नहीं है। अकाउंट्स पूछ रहे हो तो आधे अधूरे हैं, कैश उसको पूछ रहे हो, कह रहा अभी टैली नहीं हुई है, शाम को करके देता हूं मैं, ये वो। समझ रहे? कोई स्टाफ छुट्टी, मतलब बहुत हैप हैजर्ड सा लग रहा है तुमको, तो रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। पूरा करना है अपने को ये डिस्कशन, मतलब ठीक है ना? आगे चलो, अब देखो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द ऑडिट प्लान, ठीक है ना? द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब देखो, auditor may decide to discuss elements of planning with the entity's management to facilitate the conduct of management of the audit engagement। ठीक है ना? टंग ट्विस्टर हो जाते हैं, एकदम माइंड ट्विस्टर बन जाते हैं। ठीक है? कैसे? ऑडिटर में डिसाइड द टू डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद द एंटिटीज मैनेजमेंट, ठीक है ना, टू फैसिलिटेट द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। यहां दो मैनेजमेंट है लेकिन यमक अलंकार है। आ रहा है समझ? दो बार मैनेजमेंट यूज हुआ है लेकिन दोनों बार अलग अलग मीनिंग है। समझ आ रहा है? एक पहला मैनेजमेंट नाउन है, दूसरा मैनेजमेंट वर्ब है। अब देखो क्या क्या बताना पड़ रहा है। समझ आ रहा है क्या? यह मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट और ये मैनेजमेंट है मैनेजमेंट वाला, डायरेक्टर्स वगैरह। समझ गए ना? हेलो अरे यार, वो कह रहा है कि मैं प्लानिंग के जो पॉइंट्स है ना वो डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस कर लूंगा, ताकि मेरा ऑडिट एंगेजमेंट का मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए और कंडक्ट अच्छे से हो जाए। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो विश्वास करना सीखो। समझ रहे? यहाँ पर जो प्रोसीजर्स दिए हैं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इस बात को भी मान करके चलना पड़ेगा तुमको थोड़ा सा। समझ रहे? क्योंकि वो उस चीज को केटर करेगा ना। देखो, मैं फ्रॉड लेकर के अपने दिमाग में नहीं चल रहा हूँ, मेरा पॉइंट समझ रहे हो? ठीक है। दूसरा, तुम ये समझ लो कि अगर गड़बड़ी है ना तो कुछ भी कोई कुछ भी कर ले, उसका छुपा नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? बस ऑडिट की डेप्थ वाली बात है। ठीक है ना? अगर मान लो कि वो छुपाने की, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ऑडिटर आया, उसने कोई चीज बताई तो उसको जाकर के उसने छुपा लिया। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कुछ चोरी करके बैठे तो दूसरे रूम में रख दिया। फाइनेंशियल तो उसके हाथ में आ रहा है समझ में। ऑडिटर अब एंटिटी में आ चुका है, ऑडिट स्टार्ट हो चुका है, उनको जो करना होगा वो उन्होंने महीने भर बैठ करके प्लान किया होगा। ऐसे ऐसे नहीं हो पाएगा एकदम से। तो हम प्रॉपर डिस्कस करके ही करेंगे। मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि कोई दिक्कत हो जाएगी या प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब उन लोग को पता चल जाएगा तो गड़बड़ होगी। बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट रहते हैं ऑडिटर के पास, तो तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। ठीक है ना? और वैसे भी वो पूरी प्लानिंग तो खोल के रख नहीं रहा। समझ आ रहा है? और वैसे भी मे लगा रखा है, ऑडिटर मे डिसाइड टू डिस्कस एलिमेंट। तो हर चीज तो ऑडिटर के जजमेंट पे है ना। तुमको नहीं लगता तो तुम मत करना ना भैया शेयर। लेकिन प्रैक्टिकली जब तुम ऑडिट कर रहे हो तो तुमको, मतलब एक्चुअली में वर्क कंडक्ट करने के लिए
समझ में आ रहा है? तुमको बहुत सारी चीजें तो डिस्कस करनी ही पड़ेंगी यार। हाँ बोलो। हेलो हेलो। पूरी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मैं चाह रहा हूं, जैसे मान लो मेरे को कोई चीज चेक करनी है, मेरे को विजिट करना है किसी उसमें, तो मैं उसको बोलूंगा ना कि भैया मैं प्लान कर रहा हूँ कि 6 दिन बाद मैं वहां पर विजिट कर जाऊं। समझ में आ रहा है? या तुम क्या चाह रहे हो कि छठवें दिन सडनली मैं उसको बोलूं कि आज मेरे को वहां ले चलो? बोले भैया ना गाड़ी है ना कुछ है, वहां पर स्टाफ नहीं है। बोले कि अरे यार ऐसा कैसे? बोलेगा आपने पहले नहीं बताया। ऑब्वियस सी बात है ना, मेरा मैनेजमेंट, मेरी प्लानिंग फिर पूरी बिगड़ गई, फिर मैं चेंज करूं अपनी प्लानिंग? तो डिस्कस कर लो तो एटलीस्ट हो जाए ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। तो कोऑर्डिनेट सम ऑफ द प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स विद द वर्क ऑफ द एंटिटीज पर्सनल। ठीक है ना? तो हम ओवरऑल स्ट्रैटेजी एंड द ऑडिट प्लान डिस्कस कर रहे हैं, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है देखो। हाँ, एग्जाम्पल नहीं छपा है यहाँ पर, नहीं, एग्जाम्पल ऊपर आना था। चलो ठीक है, ये एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल ये है ना। ठीक है। Although these discussions often occur, the overall audit strategy and audit plan remains the auditor's responsibility. When discuss matters included in the overall audit strategy or audit plan, care is required in order not to compromise the effectiveness of the audit. लो, लिख दिया उसने, खुश आ रहा है समझ में? ठीक है ना? ध्यान रख लेगा ऑडिटर, मर्जी है वैसे भी ऑडिटर की, तो बिल्कुल चिंता मत किया करो। एग्जाम्पल, ठीक है ना? एग्जाम्पल बोल रहा है देखो कि डिस्कसिंग द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ डिटेल्ड में कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्डर। मैं अपना हर मूव थोड़ी ना बता रहा हूँ, आ रहा है समझ में? एलिमेंट्स डिस्कस करना है, उसमें भी मे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो। तो आप लोगों का कंसर्न ठीक है, लेकिन नहीं करेगा ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजों के लिए कंपलसरी है। चलो, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स इन प्लानिंग द ऑडिट, है ना, कॉमा, draws on their experience and insights, thereby enhancing the effectiveness and efficiency of the planning process। फटाफट बताओ इसका मीनिंग क्या निकला। हेलो हेलो। अरे इस लाइन का मतलब पूछ रहा हूँ बस, ये ये जो एग्जाम्पल के नीचे जो 3 लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब पूछ रहा हूँ। हम्म, अग्री। देखो यहाँ पर एक्चुअली में पता क्या बोल रहा है, यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि प्लानिंग में सबको इंक्लूड करो, की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम। ये मेन बात है इसकी, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो बिल्कुल सही बात है। क्यों? तो ये बिल्कुल परफेक्ट बात है कि भाई एंगेजमेंट पार्टनर से और उन सबके एक्सपीरियंस इनसाइट से बहुत सारी चीजें मिलेंगी, पूरा प्लानिंग का प्रोसेस जो है वो बेटर हो पाएगा। ठीक है गाइस? हेलो हेलो हेलो। हाँ बेटा। नहीं 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 नहीं, अरे एंगेजमेंट टीम मेंबर्स बस, मेन जो जा रहे हैं ना ऑडिट करने, वो सब। ठीक है, मेन तो एंगेजमेंट पार्टनर ही है। ठीक है ना? इलस्ट्रेशन देखो। W, the auditor of SKM Limited, asked his finance and account head to prepare audit strategy. एक सेकेंड। W, the auditor, asked its finance and audit head to prepare audit strategy for conducting audit of SKM Limited. ठीक है ना?
W also insists him to draw detailed audit procedure also. On request of the auditor, W complete audit strategy as well as audit procedure are prepared by the finance head of the company. Subsequently, auditor realizes that the effectiveness of audit is compromised and it was his responsibility to prepare the overall audit strategy. Comment. बताओ सही किया क्या W ने? मतलब अगर मान लो कि वो चोर है तो टेक्निकली, अगर मान लो वो चोर है तो टेक्निकली क्या हो रहा है कि वो चोर से बोल रहा है कि भाई देख के आना कि कोई सबूत है क्या चोरी के। आ रहा है समझ? तू ये देख के मेरे को बता दे कि मैं कहाँ कहाँ चेक करूं। समझ आ रही है बात? बिल्कुल ही बेवकूफाना हरकत है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? एंटिटी के लोगों से तुम पूछ ही नहीं सकते, इंडिपेंडेंस सीधी सीधी कॉम्प्रोमाइज है उसकी। ठीक है, ठीक है गाइस, क्लियर है? तो यहां तक का रीड कर लो एक बार, है ना? फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कितने करें आज? और कर सकते हैं एक दो पॉइंट अपन में से, लेकिन ठीक है, तय करते हैं आज। ठीक है।